वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग 10th क्लास की एनसीईआरटी से एक्सरसाइज कर रहे थे। ये है चैप्टर नंबर 11। तो चैप्टर नंबर 11 में हमने थ्योरी पूरी पढ़ ली है और लास्ट लेक्चर में हमने समरी भी डिस्कस की थी इसकी। तो अभी इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑन ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेस बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। है ना, ये एबिलिटी होती है हमारी आंख में। दिस इज ड्यू टू, ये किस कारण से है कि हम अलग अलग दूरी पर जो वस्तुएं हैं उन पर फोकस कर सकते हैं। तो बच्चों इसको हम कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन, यानी करेक्ट ऑप्शन इज बी, इट इज कॉल्ड अकोमोडेशन। सेकेंड है द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स। इमेज कहां पर बनती है? इमेज बनती है बच्चों रेटिना पर। ये हमने सीखा, रेटिना पर्दे की तरह काम करता है, स्क्रीन की तरह, वहां पर इमेज फॉर्म होती है। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, दूर देखने की जो न्यूनतम दूरी है फॉर ए यंग एडल्ट विद नॉर्मल विजन, जिसकी आंखें सही है, जिसका नियर पॉइंट शिफ्ट नहीं हुआ है, इस पॉइंट को हम नियर पॉइंट भी कहते हैं, और ये होती है 25 सेंटीमीटर। तो ये मैंने गलत लगा दिया, इट इज 25 सेंटीमीटर नॉट 25 मीटर। सो लेट्स करेक्ट इट, 25 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन इज करेक्ट। द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ द। फोकल लेंथ में जो भी चेंज आ रहा है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर में चेंज की वजह से होता है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर में चेंज कौन लाता है? सिलेरी मसल्स। इनको वर्क करना पड़ता है, तो इन्हीं पर स्ट्रेस या स्ट्रेन आता है। क्वेश्चन नंबर 5 एक न्यूमेरिकल है, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पर्सन नीड्स ए लेंस ऑफ पावर -5.5 डायप्टर। ठीक है, सो किस तरह से इसको सॉल्व करना रहेगा? गिवन डेटा को लिखकर वो मैं बता देता हूं। तो यहां पर मैं सॉल्व करके बता रहा हूं। व्हाट वी नीड लेंस ऑफ पावर -5.5 डायप्टर। तो गिवन डेटा में हमारे पास है, यहां पर पावर दी हुई है, पावर इज माइनस, यानी उसको मायोपिया है, उसकी दूर की नजर कमजोर है, यानी दूर का साफ नहीं दिखता, पास का तो साफ दिखता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट साइटेडनेस और नियर साइटेडनेस। नाम उल्टा होता है बच्चों। फॉर करेक्टिंग हिज डिस्टेंट विजन, फॉर करेक्टिंग हिज नियर विजन, अच्छा उसको दोनों है, दिस इज फॉर मायोपिया। ठीक है, पी सबस्क्रिप्ट एम कर देता हूं मैं, एंड दिस इज फॉर हाइपरमेट्रोपिया, पी सबस्क्रिप्ट एच कर देता हूं। दूर दृष्टि दोष, यानी फार साइटेडनेस, जिसमें दूर का तो साफ दिखता है, पास का साफ नहीं दिखता। पावर चाहिए 1.5, पॉजिटिव में है, उसी से हम पहचान जाते हैं। 1.5 डायप्टर, डायप्टर को दिखाते हैं सिंगल लेटर कैपिटल डी से। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ लेंस रिक्वायर्ड फॉर करेक्टिंग डिस्टेंट विजन? तो सीधे सीधे हमें जो है फोकल लेंथ निकालनी है। डिस्टेंट विजन इसके लिए तो रिलेशन हम जानते हैं, फोकल लेंथ इज रेसिप्रोकल ऑफ पावर। अब क्योंकि हम सेंटीमीटर में एक्सप्रेस करना चाहते हैं फोकल लेंथ को, जनरली सेंटीमीटर में एक्सप्रेस करते हैं, तो मैं 100 अपॉन एफ कर सकता हूं, सॉरी 100 अपॉन पी, क्योंकि पी होता है 1 अपॉन एफ। तो यहां से कैलकुलेशन हो जाएगी फोकल लेंथ की। ऐसे ही ये तो हो गई मायोपिक पर्सन के लिए, और ये हो गई हाइपरमेट्रोपिक पर्सन के लिए। 100 अपॉन, अगर मीटर में करते तो 1 अपॉन करते हैं, अभी सेंटीमीटर में कर रहे हैं, सो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, प्लस में 1.5। सो कैलकुलेशन के लिए सिंपल कैलकुलेशन है 100/55। अब इसको एग्जैक्ट भी निकाल सकते हैं हम, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हैं, भाग तो लगाना ही पड़ेगा आपको। 100 divided by 5.5, so what we get?
0.18 and unit becomes centimeter, 100 upon 5.5। ठीक है, क्योंकि 20 इंटू 500 होता है तो उसे लिंक करके आप समझ सकते हो। और यहां पर आपको करना है 100 अपॉन 1.5, तो 1.5 का मतलब 3/2, तो 100 अपॉन 3 इंटू 2 तो 66.6 आ जाएगा। सोच के देखो, 66.66 सेंटीमीटर। दीज आर द आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई। जो मायोपिक पर्सन है उसका जो फार पॉइंट है वो कहां पर है? 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ आई। तो क्वेश्चन नंबर 6 वो सॉल्व कर रहे हैं हम। फार पॉइंट का मतलब क्या होता है? फार पॉइंट का मतलब होता है बच्चों, मैक्सिमम यहां तक का वो देख पा रहा है। वैसे अगर मायोपिक नहीं होता तो उसका फार पॉइंट इंफिनिटी पर होता है, इंफिनिटी तक का वो देख सकता था। तो मेरे पास डिटेल है फार पॉइंट की, जो कि 25 जो कि इंफिनिटी पर होता है। इंफिनिटी से कहां चले गया है? 80 सेंटीमीटर पर आ गया। व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द प्रॉब्लम? तो खाली हमें नेचर और पावर बतानी है। तो नेचर तो हम किससे कैलकुलेट कर सकते हैं? मायोपिया में इमेज रेटिना के भी पहले बन जाती है, रेटिना के पहले ही बन जाती है। तो अभी उसको दूर बनाना है इमेज को, तो डाइवर्जिंग लेंस चाहिए हमको। तो नेचर डाइवर्जिंग और कॉनकेव लेंस, डाइवर्जिंग और कॉनकेव लेंस। और उसकी जो पावर है वो कितनी होनी चाहिए? पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम चाहते हैं कि ये जो 80 सेंटीमीटर है ये उस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट जब जो 80 सेंटीमीटर है वो कहां पर दिखाई देना चाहिए? आंख को इंफिनिटी पर दिखाई देना चाहिए। यानी u v से मैं f निकाल सकता हूं। तो सिचुएशन ये है कि ये जो कॉनकेव लेंस हमने लगाया, इस कॉनकेव लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी दूरी पर है? 80 सेंटीमीटर। या ये बोले उल्टा 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 समझते हैं इसको। इंफिनिटी के ऑब्जेक्ट नहीं देख पा रहा है, 80 सेंटीमीटर तक तो देख पा रहा है वो। तो अगर इंफिनिटी के ऑब्जेक्ट भी 80 सेंटीमीटर पे आए तो वो फोकस कर पाएगा। तो u जो है वो हो गया इंफिनिटी, u इज इंफिनिटी एंड v इमेज कहां पर बना दे वो लेंस? 80 सेंटीमीटर पर बना दे, तो काम बन जाएगा, आंख इसको देख लेगी, फोकस कर पाएगी। तो अब मैं लगाता हूं लेंस फॉर्मूला। वी नो दैट लेंस फॉर्मूला इज 1/f, जो कि सीधे हमें पावर दे देगी। पावर ही कैलकुलेट करनी है। हाँ, बस ये ध्यान रखना है कि अगर f में मीटर में रखता हूं तो पावर डायप्टर में मिलेगी, और f अगर सेंटीमीटर में रखता हूं तो मुझे यहाँ पे 100/f करना होगा। और ये किसके बराबर होगा? हम सेंटीमीटर में ही चल रहे हैं, तो ये बराबर होगा, ओके पहले मैं 100/f से ये निकाल लेता हूँ, फिर बाद में पावर को एसोसिएट करेंगे। 100/f से नहीं, 1/f से निकाल लेता हूँ और फिर यहाँ पर हम ये कैलकुलेशन करेंगे। तो 1/f से मैं कैलकुलेट करता हूँ। 1/f इक्वल टू 1/v, जो कि 80 है, माइनस 1/u, जो कि 0 हो गया। सो यहां से सीधे सीधे मुझे मिल रहा है f इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं करना से। और मैं यहाँ पे रख देता हूँ तो मुझे पावर मिल जाएगी 100/80। सो 10/8, 10/8 मीन्स 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40,
1.25 डायोप्टर ये नंबर होगा, और ये माइनस में होगा बच्चों, माइनस में, नेगेटिव। तो नेगेटिव कैसे आएगा? जब मैं साइन कन्वेंशन लगाऊंगा इस फॉर्मूले में, देन v becomes नेगेटिव, u इज आल्सो नेगेटिव, यहां तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा, ये क्वांटिटी कट गई है, तो f नेगेटिव आएगा, f नेगेटिव आएगा तो यहाँ -80 होगा, वहां से ये नेगेटिव में आएगा। तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से आपको समझना होगा नेगेटिव या पॉजिटिव साइन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। आपसे कह रहे हैं मेक ए डायग्राम टू शो हाउ हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड। तो ये डायग्राम बुक पे दिया हुआ है, तो उसमें हम आई दिखाएंगे जिसमें इमेज बन रही है हाइपरमेट्रोपिया के लिए, आई बॉल श्रिंक हो जाता है, इमेज बनती है रेटिना के पीछे, तो हमें कॉन्वेक्स लेंस लगाकर हम दिखाएंगे, कॉन्वेक्स लेंस लगाने पर जो इमेज रेटिना के पीछे जाकर बन रही थी, रे कन्वर्ज हो जाएंगी और रेटिना पर इमेज बन जाएगी। तो विदाउट कॉन्वेक्स लेंस एंड विद कॉन्वेक्स लेंस दो डायग्राम हम इसमें बनाएंगे। द नियर पॉइंट ऑफ ए हाइपरमेट्रोपिक आई इज 1 मीटर, ये आपको दिया हुआ है। हाइपरमेट्रोपिक आई का नियर पॉइंट 1 मीटर पर है। सो अगर मुझे 7th को सॉल्व करना है तो नियर पॉइंट मुझे दिया हुआ 1 मीटर पर है। व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट? होना कहाँ चाहिए था? होना ये चाहिए था 25 सेंटीमीटर पर, तो ये कहाँ चले गया? दूर चले गया। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर पर जो ऑब्जेक्ट हम रख रहे हैं उसकी इमेज अगर 100 सेंटीमीटर पर बने तो इस आंख से देखा जा सकता है। इस फैक्ट को समझ के चलना है हमको। 25 सेंटीमीटर पर अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं और बिना लेंस के देखते हैं तो आईज उस पर फोकस नहीं कर पाती, या वो धुंधला दिखता है, क्योंकि नियर पॉइंट 100 सेंटीमीटर पर है, 1 मीटर नहीं 100 सेंटीमीटर पर है। तो अगर ऐसा एक लेंस हम इस्तेमाल करें जिसके लिए u ऑब्जेक्ट का रखा है 25 सेंटीमीटर पर, u हो -25, साइन कन्वेंशन के हिसाब से मैं लिख रहा हूं, ऑब्जेक्ट उसके फ्रंट में है लेंस के, तो इमेज कहां पर बना दे वो 100 सेंटीमीटर पर, -100 पर, तो ये वाली आंख हाइपरमेट्रोपिक पर्सन की आंख उसको देख पाएगी। तो इसके लिए हमको पता करना है पावर। सो फिर से मैंने लेंस फॉर्मूला लगाया, 1/f इक्वल टू 1/v, दैट इज -100 माइनस 1/u, दैट इज -25। तो जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो ये मुझे क्या मिलेगा? एलसीएम लिया मैंने 100, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस रहेगा, तो ऊपर आया -1 और यहाँ आया प्लस का 4। सो व्हाट वी गेट 3/100। तो ये f है सेंटीमीटर में, तो पावर कितनी हो गई? P इक्वल टू, क्योंकि सेंटीमीटर में ले रहा हूं मैं, तो 100 सीधे सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा 100/f। तो 1/f की वैल्यू मैंने रखी इसमें, तो 1/f की वैल्यू रखी तो ये आ जाता है 3 डायोप्टर, और ये क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा 3 डायोप्टर। तो 7th का आंसर हुआ 3 डायोप्टर चाहिए। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, व्हाई इज ए नॉर्मल आई नॉट एबल टू सी क्लियरली द ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड क्लोजर देन 25 सेंटीमीटर? अगर 25 सेंटीमीटर से ज्यादा पास रखा हमने ऑब्जेक्ट को, तो हमारी आई के लेंस में एक लिमिट है, कर्वेचर जो है उसे वो अपनी फोकल लेंथ को उससे ज्यादा एडजस्ट नहीं कर पाता है, सिलेरी मसल्स उसकी फोकल लेंथ को उससे ज्यादा एडजस्ट नहीं कर पाती, यानी इमेज जो है रेटिना पर नहीं बनेगी, रेटिना पर नहीं बन पाएगी, क्योंकि आई लेंस अपने आप को इस तरह से एडजस्ट नहीं कर पाएगा, पावर ऑफ अकोमोडेशन की लिमिट है। दैट्स व्हाई हमें जो है ऑब्जेक्ट साफ दिखाई नहीं देंगे, हमारी आंख फोकस नहीं कर पाएगी।
Ninth, what happens to the image distance in the eye when we increase the distance of an object from the eye? इमेज डिस्टेंस जो है आंख में फिक्स रहती है, जैसे आई बॉल का साइज जो है 2.5 सेंटीमीटर, आप मान लीजिए आई बॉल का साइज 2.5 सेंटीमीटर, तो लेंस को इमेज हमेशा रेटिना पर बनानी है, तो उसके लिए फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है, तो जो कुछ होता है वो एडजस्टमेंट होता है पावर ऑफ अकोमोडेशन की वजह से आई लेंस के कर्वेचर में। तो इमेज डिस्टेंस तो फिक्स रहेगी 2.5 सेंटीमीटर, जो कि आई बॉल का साइज है, कई बुक्स में 2.4 भी लिखा रहता है। तो अगर हम डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट बढ़ाते हैं तो आई लेंस का कर्वेचर कम हो जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ जाती है, सिलरी मसल्स पे लोड कम पड़ता है और लेंस जो है आई लेंस पतला हो जाता है। ठीक है, तो पतला हो जाएगा तो उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाती है, तो आई लेंस की फोकल लेंथ बढ़ जाती है, इस तरह से ये काम होता है। 10th क्वेश्चन है, व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल? तो पूरा एक्सप्लेनेशन पैराग्राफ की फॉर्म में अवेलेबल है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, और फिर कितने नंबर में पूछा जा रहा है उसके हिसाब से हम एक्सप्लेन कर देंगे। एक नंबर में पूछा जा रहा है, हम सिंपली लिखेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन थ्रू एटमॉस्फेरिक लेयर्स इज रिस्पॉन्सिबल, और डिटेल 2 नंबर में 3 नंबर में पूछा गया तो हम डिटेल भी बताएंगे। 11th, एक्सप्लेन व्हाई द प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, प्लैनेट्स क्यों नहीं टिमटिमाते? तो इसका एक्सप्लेनेशन हम डिस्कस कर चुके हैं, कितने नंबर में आया उसी के हिसाब से हम लिखेंगे। तो इसमें ये तो हमें बताना ही पड़ेगा कि planets are nearer to the earth, so the light coming from them is more in quantity. सिंगल कोई लाइट बीम नहीं है, लाइट रे नहीं है, बंच ऑफ लाइट रे है, तो लाइट बीम बोलते हैं उसको, और वो हमारी आंख तक पहुंची जाती है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बावजूद, इसलिए ट्विंकलिंग इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। 12th है, व्हाई डज द सन अपीयर रेडिश अर्ली इन द मॉर्निंग? सूरज जो है लालिमा युक्त क्यों दिखाई देता है मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी, इवनिंग भी जोड़ा जा सकता है। तो ये इट इज बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट। अब एक नंबर में पूछा जाए तो हम बोलेंगे स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट, 2 नंबर में पूछा जाए तो डायग्राम बनाकर बताएंगे और पूरी डिटेल बताएंगे। एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट लाइट हैज टू ट्रेवल greater distance through atmosphere, so shorter wavelength get scattered so much that those get faded away. So what we see is sunlight minus scattered light, which is rich in red color, that's why sun appears reddish. 13th, why does the sky appear dark instead of blue to an astronaut? Astronaut is in space, so atmosphere is not present there, so in the absence of atmosphere scattering does not take place, and due to the absence of scattering sky appears dark. तो ये हमारे सारे क्वेश्चन आंसर हो गए बच्चों इस चैप्टर के। नेक्स्ट लेक्चर में, इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मैं कवर करूंगा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे हम, जो कि इलेक्ट्रिक करंट पर बेस्ड है, और उसका पूरा क्रिटिकली उसको एनालाइज करेंगे। टिल देन, हैप्पी लर्निंग।